सारा सत श्री अकाल जिम्मे महान पहुंचे ने डॉक्टर कुमार और सब तो पहले वेलकम कर दें, स्वागत कर दें ਅਸੀਂ टोरंटो। नमस्कार जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। और हिंदुस्तान के उन सब होनहार बेटे बेटियों को सलाम, प्रणाम, सत श्री अकाल, जिन्होंने कनाडा को, टोरंटो को खुशहाल बनाया है अपनी मेहनत से, अपनी प्रतिभा से, अपनी हिम्मत से, अपनी ताकत से। जी, पहली बार आप आए हैं टोरंटो में? नहीं, मैं पिछली बार आया था, हिंदी टाइम्स ने एक बड़ा शो किया था, जैसन कैनी उसमें चीफ गेस्ट थे और काफ़ी खुश थे वो। उन्होंने ट्वीट भी किया था कि आज उन्होंने इंडिया का पोइट सुना, वो भी पोइटिक कंसर्ट था और अभी ये दूसरा पोइटिक कंसर्ट इस बार। जी, कैसा लगता है आपको पंजाब से, हिंदुस्तान से यहाँ पे आके? वो आप लगता है कि आपने पंजाबी बना दिया है, तो मिस कॉल मारो तो भी सत श्री अकाल आता है उधर से। तो लगना तो ऐसा ही है। ऐसा लगता है लुधियाना की सड़कें बड़ी हो गई हैं, थोड़ा सा सफाई हो गई है, लोग अच्छे से घूम रहे हैं, ऐसा लगता है कई बार तो मुझे। क्या हुआ था? पहला मेरा सवाल ये है कि जैसे आप जो है काफ़ी, मैं तो यही कहूँगा कि जैसे पॉलिटिशियन की बात करें तो हिंदुस्तान में तो आप ज़्यादा जानते हैं आप सियासत के बारे में कि वहाँ पे डिग्रियों की बजाय तो सिर्फ यही होता है कि किसने ज़्यादा कोई गुनाह किए हैं, ज़्यादा कुछ गलत काम किए हैं तो उसको खड़ा करके लीडर बना के उसको आगे जो चुनाव के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन आपने, जैसे अभी बात हुई, तो आपने डॉक्टरेट की हुई है, PhD की हुई है और बड़े से आप कवि भी हैं, बड़े से आप इंसान भी, तो जब से मेरे को मौका मिला तो कैसा लगता है? जैसे आपने काफ़ी ज़्यादा करीबी से आपने स्मेल किया है, आपने करीबी से लोगों को देखा है, आपने उसके बारे में कहना चाहते हैं पॉलिटिक्स को? देखिए, ये बड़ा खराब परसेप्शन है और मुझे लगता है कि जो आपके दर्शक हैं उनको भी ये मानना चाहिए कि मेरे को भी मेरा फेसबुक पेज हिंदुस्तान का एज ए पॉलिटिकल लीडर थर्ड लार्जेस्ट पेड है। पहला नरेंद्र मोदी जी का, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का, फिर अरविंद केजरीवाल का, थर्ड मेरा। मेरे को भी बहुत सारे लोग लिखते हैं, आप तो शायर अच्छे हैं, आप तो परफॉर्मर अच्छे हैं, आपके तो कंसर्ट बहुत अच्छे होते हैं, आपके पॉलिटिक्स में जा रहे हैं। मतलब हम फूलन देवी पॉलिटिक्स में स्वीकार कर सकते हैं, हमें लालू यादव स्वीकार है, मुलायम सिंह स्वीकार है, कनीमोजी स्वीकार है, ए राजा स्वीकार है, कलमाडी स्वीकार है, हमें हर तरफ के 302 307 के बलात्कारी सब स्वीकार है। लेकिन अगर IIT से पढ़ा हुआ एक IRS आदमी देश बदलने के लिए अगर राजनीति में जाना चाहता है, अरविंद केजरीवाल, अगर मुझ जैसा आदमी यूनिवर्सिटी सर्विसेज छोड़ के जाना चाहता है, मनीष सिसोदिया जैसा टीवी का इतना बड़ा प्रोड्यूसर, इतना बड़ा एंकर जाना चाहता है, तो कहते साहब आप क्यों जा रहे हो? आप तो टोरंटो घूमो, आप तो वैंकूवर जाओ, मजे करो, डॉलर्स कमाओ, शो करो, घर जाओ। तो ये जो मेंटेलिटी है ये बदलनी पड़ेगी लोगों को, क्योंकि जब तक संसद में और हमारी असेंबलीज में ये जो अपराधी हैं ये जब तक बाहर नहीं आएंगे और उनकी जगह जब तक पढ़े लिखे भारत माँ के बेटे बेटियां नहीं जाएंगे तब तक अच्छे कानून नहीं बन सकते। कुमार साहब, पर्सनल सवाल है मेरा, जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मैं, कि जैसे मेरा भी सवाल उनके साथ है कि जैसे उन्होंने बताया कि आप टोरंटो जाओ, वहाँ घूमो, आप बहुत ज़्यादा आपको शोहरत मिली, आपको अच्छा नाम मिला, खैर पेड प्रोग्राम भी मिलते होंगे, लेकिन आप जो समाज को बदलना चाहते हो, कुछ ऐसा कुछ इंसिडेंट्स आपके साथ हुआ कि जो आपको लगा कि मैं बदलाव चाहता हूँ इसमें? यहाँ पे कई बार क्या होता है कि मान लो अपनी बात करता हूँ कि मेरे पास अच्छी गाड़ी है, मेरे को सब कुछ है, शोहरत है, नाम है, अच्छा घर है, तो मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ। लेकिन कई बार क्या होता है कि ऐसे मोड़ में ऐसी ठोकर लग जाती है कि मैं लगता हूँ नहीं यार, ये सब कुछ अलग है, तो मैं कुछ करना चाहता हूँ अपनी बहू, अपनी बेटियों के लिए, अपने समाज के लिए। देखिए, मैं जिस कस्बे में पैदा हुआ, मेरे पिताजी का बहुत ज़बरदस्त नाम था, बड़ा जलवा है, तो मुझे वो तब करप्शन कभी झेलने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर जब मैं थोड़ा सा कवि सम्मेलनों में चला गया तो पॉपुलैरिटी थोड़ी बढ़ गई, तो भी मैंने करप्शन फेल नहीं किया। लेकिन 2010 के आते आते जब अरविंद और मनीष मेरे पास आए और अन्ना हजारे ने अनशन किया और मैंने वो मंच संभाला, कंडक्ट किया पूरा का पूरा, उस वक्त मैंने महसूस किया कि देश सचमुच किस हालत में है। तो कलाकार का काम केवल ये नहीं है कि वो सैफई में ठुमके लगाए, अहमदाबाद में नाच ले, चंडीगढ़ में सरकार के आगे नाच ले। कलाकार का काम यह है कि जिन्होंने उसे कलाकार बनाया है, जिन्होंने डॉलर देके उसके टिकट खरीदे हैं, अगर वो प्रॉब्लम में है, अगर कोई दामिनी सड़क पर करा रही है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो जाए। इसलिए चाहे 84 के दंगों के असली कातिलों के खिलाफ SIT बनाने का आंदोलन हो, जिसमें मैं 2 दिन तक बीवी निर्प्रीत कौर और जगदीश कौर के साथ में बैठा था, अनशन पर बैठा था जंतर मंतर पर, मैं अरविंद, चाहे SIT बनवाने का सरकार पर दबाव डालना हो, चाहे वो दामिनी के लिए आंदोलन करना हो, जब भी मुझे लगा कि मुझे बाहर आना चाहिए, मैं सड़क पर आया। पुलिस द्वारा मारा गया, जेल में बंद किया गया, वो सब अलग बात है, लेकिन जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं है, कुछ और ही होगा, वो कलाकार नहीं है। क्या बात है। मैं पंजाब के सिंगर से भी कहता हूं, आप पूरी दुनिया में आते हो, आप सब जगह गाना गाते हो, लोग आप पे बड़े खुश होते हैं, मैं भी आपका बड़ा फैन हूं, लेकिन यार एक गाना तो पंजाब का कोई ऐसा सिंगर गाए जो पंजाब की नसों में जो नशा घुल रहा है वो बोतलें छुट जाएं, वो पुड़िया गिर जाए उनके हाथ से। कोई ऐसा गाना तो गाए कि ड्रग पेडलर्स की आंखों में आंसू आ जाएं। ये जो पॉलिटिशियंस पंजाब को बर्बाद कर रहे हैं, ये इनका मन बदल जाए। अगर एक गाना ऐसा लिख दिया किसी ने और 1 लाख 2 लाख लड़के उसकी चपेट से बाहर आ गए, तो ये डॉलर्स छोड़िए, पंजाब की माएँ आपके नाम का व्रत रखेंगी। लोग कहेंगे जी क्या बढ़िया सिंगर था। आखिरकार सिक्खी भी, खालसा भी, उसके पीछे भी बुल्ले शाह का कितना बड़ा योगदान है, कितना बड़ा काम उन्होंने किया है, सूफीज्म को आगे बढ़ाया है। तो कलाकार का ये जिम्मेदारी होती है
कि वो कला का प्रदर्शन तो करे ही। मैं अपने 2.5 घंटे के शो में जो मेरी कला है, जो मेरी कविताएं हैं, ठहाके हैं, हास्य व्यंग्य, कंटेम्प्रेरी कमेंट्स हैं, वो तो बोलता ही हूँ। कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा इंडियन, थोड़ा सा पंजाब, थोड़े से हिंदुस्तानियत हमारे अंदर और ज़्यादा जिंदा हो जाए। और आई एम हैप्पी कि टोरंटो में जो शो हमारे प्रमोटर्स, हमारे दोस्तों ने रखा है, वो इंडिपेंडेंस की ईव पे रखा हुआ है। इंडिपेंडेंस उन दिनों हमारा इंडिपेंडेंस फेस्टिवल बन रहा है, तो उसके अंदर ये जो इंडियनाइजेशन की फील है ये ज़्यादा रहेगी। खैर, सबसे पहले तो मैं दिल से आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जैसे आपने कलाकार के बारे में बताया कि मैं ये समझता हूँ कि जो कलाकार जो है, जो राइटर, सबसे पहले राइटर की बात करते हैं, जब वो कलम लिखता है उसके बाद जो गीत कंपोज किया जाता है, फिर वो गीत गाया जाता है, तो अगर उसका अच्छा मैसेज जो हो तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो रोल मॉडल की तरह जो है असर करता है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन आपने भी बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको सलाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आपने स्टेप उठाया। तो काफ़ी कतार में समझता हूँ कि जिस तरफ से इंसान जब सच्चाई से निकलता है तो लोग रास्ता शुरू हो जाता है, लोग उसके पीछे शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये मेरा अगला सवाल मेरा ये है कि क्या आप समझते हैं कि जैसे ये जो लड़ाई जो आपने शुरू की है, जैसे आम आदमी पार्टी शुरू की है, ये बहुत लंबी नहीं है? देखिए, 1857 में आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई, 1947 में आज़ादी मिली। वो गोरा तो अलग पहचान में आता था कि ये गोरा है, इसको निकालना है जी। इस बार तो गोरा अपने अंदर ही है। इस बार तो काले अंग्रेज हैं, उन्हें निकालना तो और भी कठिन है। लेकिन टेक्निकल चीज़ें बहुत आ गई हैं, व्हाट्सअप आ गया है, फेसबुक आ गया है, ट्विटर आ गया है, कम्युनिकेशन तेज़ी के साथ फैलता है, लोग तेज़ी के साथ समझते हैं। यही कारण है कि हमारे लोगों को बदलना है। जैसे पंजाब में जिस तरह बदले हैं, पंजाब में देखिए आप, ठहाका लगाता हुआ, मुस्कुराता हुआ एक आदमी जो देश में खुशियां बांट रहा था, भगवंत मान, ही कॉल्ड मी। उसने मुझे एक दिन कॉल किया और कहा, कुमार भाई मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूं, आपकी पार्टी के साथ आना चाहता हूं। हमने अरविंद से, मनीष से उसकी मुलाकात कराई और भगवंत हमारे साथ आए। उन्होंने इतने बड़े स्टालवर्ट को हरा दिया, लाखों वोटों से, 2.5 लाख वोट से पराजित कर दिया, क्योंकि लोगों ने महसूस किया कि ये वक्त हंसने का नहीं है। पंजाब की आंख में आंसू हैं, पंजाब में वंशवाद अपने चरम पर है। एक ही खानदान के 40 लोग लाल बत्तियां लेकर घूम रहे हैं। पंजाब के सारे खनिज खा लिए गए हैं। पंजाब के बेटे इराक में मजदूरी करने के लिए बाध्य हैं। जिस पंजाब के खेतों में एक जमाने में बिहार से, उत्तर प्रदेश से लोग जाते थे अपनी मजदूरी ढूंढने के लिए कि चलो कहीं काम नहीं मिलेगा तो पंजाब में काम मिलेगा। पंजाब के खेत हमें बुला रहे हैं, चलो वहां चलें। आप सबको याद है, मैं बचपन में देखता था हार्वेस्टर्स पे लदे हुए बहुत सारे मजदूर जाते थे। आज उसी पंजाब के बेटे इराक में मजदूरी करने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपने अवसर नहीं। होर्डिंग लगा देने से क्या होता है कि आप कैलिफोर्निया बना देंगे, आपने तो बना दिया लालू खेत उसको। तो इसके खिलाफ कलाकार को खड़ा होना पड़ेगा। कलाकार का काम ये केवल नहीं है कि वो जो है ड्रग्स के गाने गाए, कि 4 बोतल वोदका, या वो एक पॉर्न एक्ट्रेस के साथ अपना काम करें। मुझे आश्चर्य होता है, कई बार मुझे बड़ा अफसोस भी होता है कि सनी लियोनी तक के शो देख सकता है एनआरआई। कैसे देख सकता है भाई? बच्चा पूछे, बेटा पूछे, पापा जी किसका शो देखने जा रहे हो, क्या करती हैं, तो वो बताएगा बेटा मुझे पता तो है क्या करती हैं, पर मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि क्या करती हैं। जी। खैर, मैं आपकी बात के साथ देखो, ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो कलाकार जो है पैसे भी कमाएं, लेकिन समाज के लिए भी हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा रोल बनता है। जैसे आमिर खान ने बड़ा अच्छा शो शुरू किया, काफ़ी ज़्यादा उसको थ्रेटनिंग भी मिली, धमकियाँ भी मिली, लेकिन उसने समाज में थोड़ा सा कोशिश की बदलाव के लिए। लेकिन जैसे अभी ये आपकी जो पार्टी, मैं समझता हूँ कि आपकी सोच बड़ी अच्छी है, लेकिन फिर भी सीटें जो कम आने की वजह से जब आप लोगों को मिलते हो तो क्या लोगों में थोड़ा सा पश्चाताप है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखिए, सीटें ज़्यादा कम होती रहती है। लोकतंत्र में चुनाव एक हिस्सा है, कंप्लीट लोकतंत्र नहीं है। मतलब इलेक्शन इज बट ए पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, इलेक्शन इज नॉट ए कंप्लीट पॉलिटिक्स। हम यहाँ राजनीति बदलने आए हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, हमारे सांसद जो है वो हर साल अपनी सैलरी बढ़ा लेते हैं। 40-50 प्रस्ताव एक दिन पास करते हैं, उनमें धीमे से सैलरी का भी कर देते हैं। इस बार पहली बार हुआ कि सैलरी बढ़ाने का जब प्रस्ताव आया, पूरी पार्लियामेंट से कोई आवाज नहीं आई। केवल आम आदमी पार्टी के 4 सांसद थे जो खड़े हुए और जिन्होंने कहा कि सबसे पहले सीमा पर खड़े हुए सैनिक की सैलरी बढ़ाइए, सबसे पहले धान का खरीद मूल्य बढ़ाइए। हमारी सैलरी आप 400 गुना बढ़ा चुके हैं जब से शुरू हुए हैं, इसलिए हमारी सैलरी मत बढ़ाइए। जब तुम्हारा खाना फ्री है, तुम्हारा रहना फ्री है, तुम्हारी यात्राएं फ्री हैं, तुम्हारे भत्ते फ्री हैं, और ये 1-2 लाख की सैलरी भी है, तो फिर सैलरी बढ़ाने की क्या जरूरत? तो सबसे पहले हमारे लोगों ने कहा, इसके कारण वो प्रस्ताव रुका, तो हमने पॉलिटिक्स को चेंज किया। तो अगर ऐसी पॉलिटिक्स चेंज होती रहेगी तो वो दिन दूर नहीं कि सरकार में ये रहें या वो रहें, राजनेताओं को देश की आवाज़ सुननी पड़ेगी और देश को वहीं लाना पड़ेगा जहां आज अमेरिका है, जहां कनाडा है। जी, कि मेरा पर्सनल सवाल मेरा ये है कि जैसे आप बड़े अच्छे, आप जो हैं मतलब अपना लेखक जो हैं, आप राइटर हैं, कविताएं लिखते हैं, तो कब से शौक शुरू हुआ आपको? मैं जब 12th पहले कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं गाजियाबाद का रहने वाला हूँ। एक जगह है छोटी सी पिलखवा, कपड़ों का काम होता है, वहाँ मेरे फादर प्रोफेसर एंड हेड थे डिग्री कॉलेज में। तो 12वीं के बाद ही मुझे पता चल गया कि मेरे अंदर कवि है, क्योंकि शायर, किसी ने बताया, किसी दोस्त या सहेली ने कोई कविताएं सुनी आपकी, खुद मालूम पड़ा? शायर और कलाकार जो है वो बनता नहीं है, वो होता है। सिर्फ उस पर धार रखी जा सकती है, उसे थोड़ा अच्छा किया जा सकता है। तो मुझे लगने लगा था, फिर इंजीनियरिंग की तैयारियां शुरू हुई और मेरा मन वहाँ लगा नहीं, और मैंने अपने पिताजी से कहा कि मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता, मैं तो बीए करूंगा। उनके लिए बड़ा शॉकिंग था ये
जी और वो किस्सा बड़ा मशहूर हुआ फिर कि मैंने कहा कि इट्स बेटर टू बी गुड पोइट देन ए बैड इंजीनियर। जी अब मैं अच्छा पोइट बना नहीं बना ये तो खैर वक्त जानेगा, लेकिन मैं इंजीनियर बनता तो ख़राब ही बनता। फिर धीमे धीमे ये कवि सम्मेलन शुरू हुए। 2002 आते आते मुझे लगा कि मुशायरे कवि सम्मेलन में पुराने लोग बैठे हैं, जी ग्रे हेयर्ड लोग, बूढ़े लोग, जी 55 के ऊपर के, जवान आदमी है ही जी नहीं। तो मैंने फिर इस नेक्सस को तोड़ने के लिए मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना शुरू किया, अंग्रेजी बोलनी, स्किन माइक, उस जमाने में कॉर्डलेस माइक चलता था, जी तो घूम के कोई कविता नहीं पढ़ता था, एक जगह माइक खड़ा हुआ है वहीं आइए वहीं पढ़िए। जी आई वाज द फर्स्ट पोइट जिसने इस तरह परफॉर्म करना शुरू करा। जी जी डिजाइनर कपड़े और ये सब चीजें उनकी लेटेस्ट, जैसे ऑर्कुट उन दिनों चलता था, जी। तो मेरे यहाँ एक जुमला होता था कि हम लोग तो वो हैं जो या तो चिरकुटों में पाए जाते हैं या ऑर्कुटों में पाए जाते हैं। बड़े लोग हंसते थे। जी तो ऐसे ही नवीन संचार के माध्यमों का उपयोग करा और आज आई एम हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड कि मैं अच्छा कवि नहीं हूँ, लेकिन मेरी वजह से अच्छे कवियों को जनता सुन रही है। क्या बात है, जैसे मैंने एक बार एक अपने पेज पे लिख दिया शिव बटालवी के बारे में जी कि शिव मेरा अजीज शायर है और मैं उसकी बड़ी इज्जत करता हूँ, बड़ा मैं गाता हूँ। तो आंध्र प्रदेश के एक लड़के ने नीचे लिखा कि थैंक यू सर, अगर मुझे आप ना बताते तो मुझे पता ही नहीं चलता। जबकि शिव बटालवी इतना बड़ा कवि जी है, जी जी मतलब कि पुछ दे हाल फकीरा दा सदा नदिया बिछड़े नीरा दा, इतना बड़ा कवि। तो मेरे माध्यम से वो शिव तक पहुंचा। जी तो मैं तो उंगली हूँ, चंद्रमा तो शिव ही है, चंद्रमा तो वसीम बरेलवी है, चंद्रमा तो मुनव्वर राना है, चंद्रमा तो गोपाल दास नीरज है, जॉन एलिया है। मेरे थ्रू अगर वहां तक जवान लड़का लड़की पहुंच रहा है और उसकी मेमोरी से एनरिके वॉश आउट हो रहा है, somebody loves you वो जो गाता था, उसकी जगह कोई दीवाना ये आ रहा है, तो आई एम हैप्पी कि चलो मेरी वजह से हिंदी आ रही है, लौट रही है। सूफीज्म पे भी आप लिखते हैं? जी बिल्कुल, मैंने सुनाएं कुछ लिखे। एक गीत मेरा मन है कि कभी वो फिल्मों में आए। मैं इस बार सोचता हूँ कैलाश खेर को मैं से दूंगा और कैलाश से गाएगा जी जी तो अच्छा लगेगा। जी मैं उसकी 2 लाइन सुनाता हूँ गीत की। जी जरूर जी। रात पिया संग जागी सखी में, रात पिया संग जागी, क्या बात है। करवट बदली घड़ी घड़ी पर, जीवन की परेशानियां, जी जी करवट बदली घड़ी घड़ी पर, चैन पड़ा अंग लागी सखी में, रात पिया संग जागी। क्या बात है, क्या बात है। ये मैंने बहुत सारे अलग अलग लिखे। एक मैंने वो लिखा था, वो सूफीज्म पर ये लिखा था कि 10 दरवाजे हमारी रीढ़ की हड्डी में होते जी, जी। हैं, उनमें 10वें द्वार पर जी। वो बजता है। जी तो मैंने वो लिखा था, बाजे अनहद नाद कबीरा गाए रे, क्या बात है। बाजे अनहद नाद कबीरा गाए रे, रोके जिस अकबर पर रोका जाए क्या बात रे। है, क्या बात है। बहुत ये भी खूब, बहुत खूब। और मैं तो खैर अब आप जा रहे हैं, मैं भी अगले महीने में शो करवा रहा हूँ जी मैं जी। तो सूफीज्म पे शो है। तो मैंने तो थोड़ा सा सिंपल सा लिखा था। मैं कह रहा आपकी तरह मैं कभी लेखक तो नहीं हूँ, थोड़ा तोड़ जोड़ लेता हूँ मैं। जी। जरूर सुनाना चाहता हूँ आपको मैं कि अक्सर हम लोग यही कहते हैं कि मुझे उसकी याद आ रही है और लोगों को याद करना खैर अच्छी बात ही है। तो मैंने ये लिखा था कि आज मुझको मेरी अपनी याद सताने लगी है, वाह, आज मुझको मेरी अपनी याद सताने लगी है, वो मुझे मेरे और भी करीब लाने लगी है, वेरी गुड। वो मुझे इस दुनिया से अकेले आने का और अकेले जाने का मतलब समझाने लगी है। बहुत अच्छा है। तो मतलब मेरा भी ये एक थोड़ा सा प्रोग्राम जो है, अगर आप यहाँ पे होते तो आप जरूर उसको attend जी, मैं ज़रूर चाहूँगा लोग भी उसे देखें। और जब आपने सुनाया, जी। ये बिल्कुल ठीक ऐसा गालिब ने भी कहा है, अच्छा, ऐसा बहुत सारे शायरों ने कहा। गालिब ने कहा है कि कुछ न था तो खुदा था, क्या बात है। कुछ ना होता तो खुदा होता, मतलब व्हाट आई वाज बिफोर बीइंग ए ह्यूमन बीइंग। ये सोल होने से पहले मैं क्या था, गॉड। जी जी अब जब सोल खत्म हो जाएगी तो कहाँ किस में मिल जाऊंगा, गॉड में। जी जी तो वो कहता है कुछ ना था तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, क्या बात है, डुबोया मुझको होने ने, मैं ना होता तो क्या होता। क्या बात। अगर मेरे अंदर ये मैं ना होती क्या बात तो मैं ईश्वरी होता। मैंने इसमें एक लाइन लिखी थी मैंने कि जब भी मैं आईने में अपनी तस्वीर को देखता हूँ, जब भी मैं आईने में अपनी तस्वीर को देखता हूँ, है परमात्मा अब मुझे तेरी तस्वीर के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये जो है, जब आपने अहंकार की बात की, जब ये चीज़ें खत्म हो जाती हैं तो अक्सर लोग बातें करते हैं कि उसकी बात करते हैं। तो उसमें मैंने पंजाबी में लिखा था कि किसे दी मैं की गल दसा मेरी अपनी नहीं मुकदी, वाह, किसे दी मैं की गल दसा मेरी अपनी नहीं मुकदी, कित्थों मेरी कहानी शुरू हुई तो कित्थे जाके मुकदी। वेरी गुड। तो इंसान तो मतलब अपने आप में अगर अपने आप को पहचान ले, सूफीज्म यही है। सूफीज्म उस तार है जो इंसान को जी। ईश्वर के साथ जोड़ता है। सूफीज्म वही तार है। तो क्योंकि परमात्मा ने हमारी जो तस्वीर को बड़ी मुश्किल से बनाया, पहले परमात्मा ने मेरी तस्वीर को अपने हाथों से बनाया, पहले परमात्मा ने मेरी तस्वीर को अपने हाथों से बनाया, फिर वो मेरी ही तस्वीर पे फिदा हो गया। वेरी गुड। तो वो तो अपने बच्चों पे फिदा है ना। तो बाकी खैर आप
आपने कोई बेटियों पे या भ्रूण हत्या पे या कोई और कुछ लिखा है कुछ बारे में? मेरी एक बड़ी लंबी कविता है मध्यंतिका, एक बेटी के ऊपर, बड़ी पॉपुलर कविता है। जी 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 तो मैं शो में उसे भी सुनाता हूँ अक्सर जब अच्छी ऑडियंसेस होती हैं। जी। और बाकी मैं सदा ये मानता हूँ कि कलाकार जो है उसके अंदर एक औरत है। क्या बात है। अगर उसके अंदर वो औरत नहीं है जी। तो अच्छा कलाकार नहीं हो सकता। अच्छा, ये गुरुदेव थोड़ा रविन्द्रनाथ टैगोर बताएं इसके बारे में जी। ये गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर कहते थे। ये सब लोग कहते हैं आप अर्धनारीश्वर की जो हमारी कल्पना है भगवान शंकर को लेके, तो आधे स्त्री हैं। आदि स्त्री जी। और आपको भी पता होगा कि शंकर को कलादेव कहा जाता है। सारी कलाएं उनसे निकली हैं। जी जो तांडव है, जिससे हमारे सारे डांस निकले हैं, भरतनाट्यम। जी 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 जब माता सती ने आत्मदाह कर लिया गुस्से में जी अपने पिता के यज्ञ कुंड में कूद कर, जी जी तो जब भगवान शंकर वहां पहुंचे, शंकर को बहुत गुस्सा आया। जी उस क्रोध में उन्होंने एक वहां नृत्य किया जी जबरदस्त। जी। सुनते हैं कि उनके उस गुस्से को देख के सब बेहोश हो गए। केवल एक मुनि था जिसका नाम था तंडू। अच्छा उसने किसी कोने में छुप के उनका वो नृत्य देखा। अच्छा बाद में जो उन्होंने किया था उसे तंडू ने करके दिखाया लोगों को। जी। तो वो तंडू मुनि से निकला, इसलिए उसे तांडव कहा गया। क्या बात है। अच्छा अच्छा अच्छा। जो तांडव नृत्य जो है, जिससे जी, जी। भरतनाट्यम निकला है, कुचिपुड़ी निकला जी, है, जी। जिससे जितने सारे नृत्य निकले हैं हिंदुस्तान के, उसे कहा जाता है। तो बड़े आश्चर्य की बात है कि नवरात्रि का व्रत रखते हैं और भ्रूण हत्या कराते हैं। जी 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 तो ये तो सोचना पड़ेगा, जी जी पुरुष को सोचना पड़ेगा जी, जी। और पूरे समाज को सोचना पड़ेगा। और आई एम लकी एनफ कि मैं 2 बेटियों का पिता हूँ। क्या बात और मेरे जीवन में जितनी खुशहाली आई है वो मेरी बेटियों की क्या वजह बात से है। आई है। मेरी भी छोटी बेटी है जो 2.5 साल की है। बड़ा मेरी मेरा बेटी जब पहली वाली बड़ी बेटी जब मेरी पैदा हुई थी, उस वक्त से मेरा कैरियर काफ़ी बदला। जी और जब मेरी दूसरी बेटी आई तो मेरे कैरियर में फिर जबरदस्त ये जो इंटरनेशनल वेंचर्स आए, दुनिया आई है, तब आई। क्या बात है। तो मैं जो कुछ वो उनकी बदौलत। क्या कुमार साहब, मैं तो ये बात करना चाहता हूँ कि बेटे जो हैं रिस्पेक्टेड है, होना जरूरी है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस घर में बेटी नहीं है तो खुदा ने कुछ ना कुछ छुपा लिया उस घर से। मैं सदा कहता हूं, अगर ईश्वर आपके घर में शौर्य, साहस, जी। विजय, जी। उपलब्धि ये भेजता है तो बेटे को भेजता जी। है। और ईश्वर आपके घर में तपस्या, क्षमा, दया, ममता, करुणा, क्या बात है। स्वीकार, इसे भेजता है तो बेटी को भेजता है। क्या बात है। बहुत खूब बहुत खूब। हमारे टीचर हैं कुंवर बेचैन साहब, जी। उनके गीत की मुझे लाइन याद आ गई। उन्होंने गीत लिखा है, बेटियां पावन ऋचाएं हैं, वेद की लाइन है। जी 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 बेटियां पावन ऋचाएं हैं, जी बात जो दिल की कभी खुलकर नहीं कहती। क्या बात है। बहुत खूब। बेटियां क्या बात है। ऐसी हवाएं हैं, क्या बात है। जो पिता के घर बहुत दिन तक नहीं रहती। बहुत खूब, बहुत बेटियां ऐसी हवाएं हैं। क्या बात है जी, आपने मेरे को भी इमोशनल कर दिया है। खैर, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है आपका। लेकिन एक मैं तो अक्सर ये टीवी पे कहता हूँ कि समय जो है ना ये रुकता नहीं। कभी कभी दिल करता है कि उसकी सुई को रोक लिया जाए, लेकिन आप जैसे इतने जो महान वक्त आता है, वक्त जाता है, जी। वक्त को सदा बांध कर रखिए, वक्त बेवक्त काम आता है। क्या बात तो है। बचा लेते हैं। क्या बात है। और कुछ संदेश जो आपका जो प्रोग्राम जो होने जा रहा है शनिवार वाले दिन होने जा रहा है, शनिवार को चांदनी कन्वेंशन हॉल में है। और मैं वादा संदेश कोई आप देना चाहते मैं हैं? वादा करता हूं आप सबसे कि आप आएंगे तो 2-2.5 घंटे आपके साथ। बाकी तो हमारे प्रमोटर्स ने बहुत अच्छा इंतजाम किया है जी। आपके लिए। देखिए, मस्त आदमी के लिए क्या चाहिए? जी खाना पीना उन्होंने दोनों किया है जी। और साथ में मैं भी हूँ। क्या बात क्या बात तो मेरा कहना है, आप आएंगे तो आप उस 2-2.5 घंटे में ज़्यादा हिंदुस्तानी, ज़्यादा पंजाबियत से भरे हुए, ज़्यादा स्वदेश से भरे हुए, आप ठहाके से मैं आपसे वादा करता हूं कि आप इतने जीवन में कभी ना हंसे होंगे, कभी ना मुस्कुराए होंगे, कभी ना आपकी आंखें भीगी होंगी, जितने इस 2-2.5 घंटे में मैं कोशिश करूंगा कि मैं कानों के सहारे उतरकर आपके दिल और आपकी रूह तक पहुंचूं। आइएगा जरूर, आपका इंतजार रहेगा। मेरा अगला सवाल मेरा ये है कि ब्रीफ में ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका जो सफ़र जो है, जो आपका आप आईटी से पढ़े हैं, आपने पीएचडी की है। खैर, मैंने केमिकल इंजीनियरिंग मैंने की है हैदराबाद से, मैंने आई वाज लेक्चरर इन इंडिया। तो अभी आपने जो पॉलिटिक्स का जो सफ़र चल रहा है, मैं खैर कंपैरिजन तो नहीं पूछता, लेकिन कौन सा बेटर आपको लगता है? देखिए, शायर तो सदा कलाकार रहता है जी। मतलब आई एम ए बॉर्न पोइट, मैं पोइट ही रहूंगा जी। राजनीति तो युग धर्म है। मैं तो इन सबसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, सारी पॉलिटिकल पार्टीज से, आप हमारी राजनीति खत्म कर दीजिए। हमारी राजनीति किस बात की है? हमारी राजनीति इस बात की है कि शाम को घर लड़की लौटे
तो उसके माँ बाप चिंतित ना हो। वाह, वाह, ऐसा आपका सिस्टम हो। हमारी राजनीति इस बात की है कि कोई आदमी किसी के घर में बच्चा पैदा हो और वो जन्म प्रमाण पत्र लेने जाए तो गलत रिश्वत ना मांगे। हमारी राजनीति इस बात की है किसी के घर में दादाजी स्वर्गीय हो जाए, उनकी पेंशन बंद करवाने आदमी जाए, मृत्यु प्रमाण पत्र लेने, डेथ सर्टिफिकेट, तो कोई रिश्वत ना मांगे। तो आप सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर प्लीज करप्शन खत्म कर दीजिए, प्लीज क्रिमिनल्स को असेंबली में भेजना बंद कर दीजिए, प्लीज शोषण बंद कर दीजिए, हमारी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। मैं गाना गाने निकलूंगा भाई, मुझे फिल्म बनानी है, मेरी स्क्रिप्ट लिखी हुई है, बॉम्बे मेरी वेट कर रहा है, मेरे गले में और नगमे पड़े हुए हैं। मेरा एक गीत है, मैं उसमें सदा कहता हूं, लोग कहते हैं मुझे प्यार सिखाना आए, मैं जो गा दूं तो वही सारा जमाना गाए। क्या बात है, बहुत फिर भी एक गीत है जो प्राणों में चुपचाप पड़ा, कई जन्मों से मेरे होठों पे आना चाहे। क्या बात है। आखिरी गीत वही, एक बस गीत वही, मुझसे गवा दे सावन, इश्क बुझता है मुझे कुछ तो हवा दे सावन। क्या बात है। तो ये इश्क बुझ रहा है, अरे कमबख्त तो ये आग लगाना बंद करो ताकि मैं दिल की आग सुलगाऊं और मैं अपने गाने गाऊं। हमें राजनीति नहीं करनी, पर ये नहीं सुधरेंगे तो हम इनकी जान को वही फजीता करके रखेंगे जो कांग्रेस की जान को किया। क्या बात है, बहुत खूब। खैर आपकी बातें जो सुन के मैं तो यही कहता हूँ कि आप सब भी आप प्रोग्राम में पहुंचो। और ये जैसे आपने इश्क के बारे में बताया कि अगर तो इंसान जो अगर आशिकी की बात करें तो मैं तो ये एक लाइन आपको कहना चाहता हूँ कि जब इश्क को इश्क से इश्क हो जाता है, वाह, जब इश्क को इश्क से इश्क हो जाता है फिर वो इश्क का ही रूप हो जाता है। बहुत अच्छे। तो ये जो आपकी बात बिल्कुल सही कि राजनीति हम लोगों ने जो बनाई है, सबसे पहले ये अच्छी बात है कि जो बेटी जो हमारी जो बहन जो हमारी जो है वो घर शाम को सुरक्षित लौटें और लोगों के मन में ये उम्मीद हो कि हम जिस सरकार में जी रहे हैं, जिस देश में जी रहे हैं, जी वहाँ लोग बाग हमारी व्यवस्था हमारा ध्यान रख रही है। जी। अभी आदमी को लगता है, हमारे यहाँ एक चुटकुला बहुत चलता है कि एक लुटेरे ने रात को किसी नेताजी के रिवॉल्वर लगा दी। अच्छा। तो नेताजी किसी ड्रेस में ऐसी में थे, पहचान में नहीं आया। उसने कहा ला भाई पैसे निकाल। तो नेताजी ने कहा तुम जानते नहीं हो मैं मंत्री हूँ। तो लुटेरा बोला ला फिर मेरे निकाल, क्योंकि उसको पता है किसी के लूटे हुए हैं। तो ये तो खत्म होना चाहिए। जी खैर जी, इशारा हो गया, समय आपने बताया कि समय रुकता नहीं है, तो ब्रीफ में आप संदेश जो देना चाहें हमारे जो मैं लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि मुर्दा लोहे को भी औजार बनाने वाले पंजाब वालों, इसके सरसब्ज खेतों की दुआएं सब लोग देते थे, बलैया लेते थे। इसकी पनघटों पर गाते हुए गाने पूरे हिंदुस्तान में गाए जाते थे। यश चोपड़ा से ले लो चाहे गुरदत्त ले लो, सबकी फिल्मों में पंजाब एक रोल मॉडल की तरह होता। धर्मपाजी को देखो तो लगता था आदमी ऐसा होना चाहिए, पुरुष ऐसा होना चाहिए, द ही मैन। आज उस पंजाब में अगर नशा उतर गया है नसों के अंदर, अगर पंजाब के खनिज लूटनी है किसी एक खानदान ने, तो आप सबसे यही कहना है कि मुर्दा लोहे को भी औजार बनाने वाले, अपने आंसू को भी हथियार बनाने वाले, हमको बेकार समझते हैं सियासतदां, मगर हम हैं इस मुल्क की सरकार बनाने वाले। क्या बात है जी, बहुत खूब। और मैं ये भी सभी को बता दूं कि जो आशा भोसले जो हैं, उन्होंने 8 साल के बाद जो इनकी जो अपना कविता जिन्होंने लिख के दिया, तो वो भी अपनी फिल्म भैरवी में गीत गा रहे हैं। और एक बार फिर मैं आपका बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ और साहिल साहब का धन्यवाद करता हूँ कि आप स्टूडियो में आए, बड़ी अच्छी बातें हुई। और फिर अगले साल आपका इंतजार रहेगा जी आपको? जी बिल्कुल, और ज़्यादा अच्छा लग रहा हो तो रख भी लीजिए। मैं तो कहता हूँ अच्छे लोगों की तो देखो जी हर नहीं, मैं तो बाकायदा वीज़ा पे आया, यहाँ तो बिना वीज़ा आए बहुत रह गए भाई। तो खैर जी, सामान जो है अपना इजाज़त आगे नहीं देता, और एक बार फिर मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो थैंक्स अ लॉट। ओके जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और अगले हफ्ते सेम टाइम फिर मिलेंगे, और पुल्ला चुका दी माफ़ी, सारा ने प्यार भरी, सत श्री अकाल।